नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 10 में दम लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। दिन भर की बड़ी खबर और उन खबरों के पीछे की खबर पर डालेंगे नजर। सबसे पहले बताएंगे दिशाहीन विपक्ष पर आज प्रधानमंत्री मोदी का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने कैसे निशाना साधा एक तीर से दो, ये आपको बताएंगे। अगस्त क्रांति से विपक्ष क्यों घबराया हुआ है, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, विपक्ष को बेचैनी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। इधर अखिलेश यादव साइकिल यात्रा लेकर निकल पड़े, लेकिन क्या वो योगी को चुनौती दे पाएंगे, इस खबर की चर्चा भी हम करेंगे। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पर बात होगी, क्योंकि आतंकवाद भारत का प्रमुख मुद्दा रहने वाला है और भारत अध्यक्षता करने वाला यूएनएससी का। इसके अलावा हिंदुओं का नरकिस्तान कैसे इमरान का नया पाकिस्तान बनता जा रहा है, यह भी आपको बताएंगे। और ओलंपिक में भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है, 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा भारत ने, इस खबर को भी सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर अपनी भाषा में। कू ऐप का आज का सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत को अध्यक्षता मिलना देश की बड़ी कामयाबी है। अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। दरअसल लगातार 3 हफ्ते से विपक्ष सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है और हंगामा कर रहा है संसद के अंदर। इस पर पीएम का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने एक एक कर विपक्ष पे सवाल पूछे। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा वार। हंगामेबाज सियासत पर मोदी ने की चोट। संसद में नारेबाजी कर रहे हैं, आप मानिए जैसा व्यवहार करें। संसद को बंधक बनाने वालों को मिलेगा करारा जवाब। हिंदी की मशहूर कहावत है, एक तीर से 2 निशाना साधना, जिसे पीएम ने आज बखूबी चरितार्थ कर दिखाया। पीएम ने आज तारीफ तो की उन खिलाड़ियों की जिन्होंने मेडल जीतकर हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा किया, लेकिन लगे हाथ बिना नाम लिए हंगामेबाज विपक्ष की बोलती भी बंद कर दी। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। न किसी पार्टी का नाम लिया और ना ही किसी सांसद का, लेकिन निशाना बिल्कुल अचूक और सटीक था। पीएम मोदी के निशाने पर थी वो पार्टियां और उन पार्टियों के सांसद जिनकी वजह से संसद की कार्यवाही 3 हफ्तों से नहीं चल पा रही है। देश क्या हासिल कर रहा है, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए देश का समय और देश की भावना दोनों को आहत करने में जुटे हैं। मानसून सत्र के दौरान यह पहला मौका था जब हंगामा कर रहे विपक्षी पार्टियों पर मोदी ने खुलकर हमला किया। मोदी ने न सिर्फ हंगामा कर रहे सांसदों पर निशाना साधा, बल्कि परिवार और वंशवाद पर भी जोरदार हमला किया। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं, बल्कि परिश्रम से तय होगा। मोदी ने किसी परिवार का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत साफ था। दरअसल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्यक्रम में जुड़े थे। इस योजना से यूपी के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी की भी मोदी ने जमकर तारीफ की। कोरोना कालखंड के बावजूद गरीबों को सुविधाएं देने का अभियान मंद नहीं पड़ा। यूपी में अभी तक 17 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को अपने पक्के घर स्वीकृत हो चुके हैं। विपक्ष पर सीधा वार और सीएम योगी की तारीफ। पीएम के संबोधन को 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नए भारत के इतिहास में 5 अगस्त वो तारीख है जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त में कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लेकर प्रधानमंत्री ने एक इतिहास कायम किया है।
लेकिन आज इस बात को लेकर भी उन्होंने विपक्ष को घेरा। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा। जय सिया राम। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। तारीख एक, इतिहास अनेक। नए भारत की नई अगस्त क्रांति। 5 अगस्त बदला इतिहास। विपक्ष किसके साथ? पांच अगस्त यानी वो तारीख जो पीएम मोदी के उन फैसलों का गवाह बना जिसने भारत के इतिहास और तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया, जिन फैसलों का इंतजार देश दशकों से कर रहा था। 5 अगस्त को पीएम मोदी ने उन पर मुहर लगाकर दुनिया को बता दिया कि नया भारत नए तरीके से सोचता है। भारत की जीत की शुरुआत। अगस्त का ये महीना भारत के इतिहास में उसकी शुरुआत ही देखिए एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। साफ है कि 5 अगस्त के ही दिन 370 हटा। आज के ही दिन राम मंदिर की नींव पड़ी। आज के ही दिन हॉकी में 40 सालों के बाद पदक मिला। और आज के ही दिन रवि दहिया ने कुश्ती में भारत को 8 सालों के बाद चांदी का मेडल दिलवाया। इसलिए राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने भी कहा कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज ही कश्मीर ने 7 दशक पुरानी बेड़ियां तोड़ी थी और आज ही रामलला के भक्तों का इंतजार भी खत्म हुआ था। करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। आज अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक तरफ देश अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ ही एक देश एक विधान का सपना सच होने का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अंध विरोध की राजनीति करने में जुटी है। और 5 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में नया कलेवर देखने को मिला। अखिलेश यादव साइकिल पर आ गए तो रामलला के दर पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। अयोध्या से मिशन 22 का शंखनाद। जय जय श्री राम। सत्ता के लिए साइकिल पर समाजवादी। शुरू हुई विकास बनाम साइकिल की लड़ाई। पांच अगस्त के ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री योगी अयोध्या में थे। अयोध्या के विकास की समीक्षा कर रहे थे। उसी वक्त लखनऊ में समाजवादी लाल टोपियों की बाढ़ आई हुई थी। सत्ता पाने की खातिर अखिलेश साइकिल वाली सियासत में जुटे हुए थे। यानी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। छोटी बड़ी सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था और इस बार वासुदेव घाट क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया और सरकारी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड बनाकर जनता के सामने पेश किया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से देश को जो एक नई दिशा देने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस बृहद कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रदेश के उन सभी लाभार्थियों की ओर से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं। एक तरफ विकास की राजनीति के जरिए फिर से सत्ता तक पहुंचने की कवायद में योगी सरकार लगी है, वहीं अखिलेश यादव सत्ता तक पहुंचने के लिए साइकिल यात्रा पर निकल पड़े हैं। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है। उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। समाजवादियों के बनाए हुए काम ही का उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हीं का फीता काट रहे हैं और ये जनता को कंफ्यूज करते करते खुद कंफ्यूज हो गए हैं, तभी अपराधियों का स्वागत कर रहे हैं। अखिलेश यादव की साइकिल रैली में डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपना ख्याल होता है। कुछ लोग ऐसे हैं चुनाव के समय उनको जनता का नहीं अपना ख्याल आता है। साफ है योगी सरकार विकास की राजनीति के जरिए अगली लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष जाति की राजनीति से बाहर निकलने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत अध्यक्षता करने जा रहा है, जहां मुख्य मुद्दा आतंकवाद और पाकिस्तान रहेगा। भारत करेगा अफगान पर सबसे बड़ी बैठक। पीएम मोदी करेंगे यूएनएससी की अध्यक्षता। अब खत्म होगा तालिबान का आतंक। तालिबान के साथ जारी जंग की वजह से बद से बदतर होते जा रहे अफगानिस्तान के हालात को लेकर कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय पीएम की अध्यक्षता में यूएनएससी की बैठक होने जा रही है। खबर है कि आतंकवाद और तालिबान का मुद्दा इस बैठक में अहम रहने वाला है। भारत अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। अध्यक्ष के तौर पर महीने भर के इस कार्यकाल के दौरान भारत 3 उच्च स्तरीय बैठक करेगा। भारत जिन मुद्दों पर बैठक करने जा रहा है उसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना, आतंकवाद शामिल हैं। एशिया में भारत के बढ़ते कद की दिशा में इस कामयाबी को काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करते हैं तालिबान की, जिस पर रूस अब सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या तालिबान का नामो निशान खत्म हो जाएगा? परमाणु बॉम्बर तैनात करेगा रूस। अफगान सीमा पर Tu-22M3 की तैनाती। क्या तालिबान पर हमला करने वाला है रूस? अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रूस ने उज्बेकिस्तान बॉर्डर पर अपने खतरनाक Tu-22M3 परमाणु बॉम्बर को तैनात करने का फैसला कर लिया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस ने सुपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाले अपने परमाणु बॉम्बर्स की 4 यूनिट को किसी दूसरे देश में तैनात करने का फैसला किया हो। Tu-22M3 सुपरसोनिक स्पीड से 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। परमाणु हमला करने में माहिर इस खतरनाक बॉम्बर जेट की अधिकतम रफ्तार 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा यह बॉम्बर जेट टर्बोजेट इंजन की मदद से उड़ान भरता है। हाल ही में Tu-22M3 के 2 और प्रोटोटाइप रूस ने तैयार किए हैं, जो अभी ट्रायल में हैं। रूस के इस कदम को तालिबान के बढ़ते असर को कम करने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा ज्यादा बढ़ जाएगा तो रूस के मित्र देशों, जो खासकर अफगान सीमा से लगते हैं, उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए रूस ने पहले भी तालिबान को कई बार चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाकिस्तान की। इमरान का नया पाकिस्तान हिंदुओं के लिए नर्क साबित हो रहा है। इमरान को मंदिरों से डर लगता है। हिंदुओं पर पाकिस्तान में सबसे बड़ा हमला। मंदिर में तोड़फोड़ का लाइव प्रसारण। ये वीडियो आपको गुस्से से भर सकता है। ये वीडियो आपको हैरान परेशान कर सकता है।
ये तस्वीर है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की, जहां एक भीड़ ने मंदिर पर हमला बोल दिया। देखिए कैसे मंदिर में घुसकर कट्टरपंथी तोड़फोड़ मचा रहे हैं। दीवारों पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं, मंदिरों के कांच तोड़े जा रहे हैं। यह इमरान का नया पाकिस्तान है, जहां ना अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और ना ही उनकी आस्था। कट्टरपंथियों की भीड़ मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने की कोशिश कर रही है। इतने से भी मन नहीं भरा तो कट्टरपंथियों ने पास रह रहे हिंदू परिवारों पर भी हमला बोल दिया। इस भीड़ में ऐसा कोई नहीं था जो इस तोड़फोड़ को रोक सके। मुट्ठी भर कट्टरपंथी मंदिर में तोड़फोड़ करते रहे और आसपास के लोग उनका उत्साह बढ़ाते रहे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त इमरान की पुलिस तमाशबीन बनकर इस पूरी घटना को देख रही थी। भारत ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई। In Punjab province of Pakistan, the mob attacked the temple, desecrated the holy idols, and set fire to the premises. The Pakistani chargé d'affaires in the High Commission here in Delhi